हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू न्यू डिटेल्स क्लासेस। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी की पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया थे 25 से 28 तक जो अनुच्छेद हैं, और मैंने आपको बताया हुआ था इन अनुच्छेदों में कि कैसे हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो हर व्यक्ति को अपने स्वतंत्रतापूर्वक, या फिर मैं बोलूँ कि अपने मन से कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। इसी के साथ ही उसे अपने धर्म के प्रबंधन के लिए, अपने मैनेजमेंट करने के लिए संस्था भी खोल सकता है। ठीक है, और किसी भी सरकारी संस्थाओं में ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं, उनमें धर्म से आधारित कोई भी विषय नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो ये सब मैंने आपको, धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये सब मैंने आपको बताया था अनुच्छेद, हमारे चौथे अनुच्छेद में। ठीक है, 25 से 28 में ये सब था। और इसी के साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र है हमारा। तो ये जो हमारा 25 से 28 के अनुच्छेद, जो यहाँ पर मैं बोलूँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, वो हमें हमारे नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। नागरिक का मतलब जो हमारे देश के पूर्णतः नागरिक हैं उनके लिए भी, और इसके साथ ही गैर नागरिक का मतलब क्या है, विदेशी लोग जो हमारे यहाँ पे रहते हैं उनको भी यह अधिकार प्राप्त है। वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। उनके साथ ऐसा नहीं किया जाएगा कि आप इंडिया में रह रहे हो तो आप अपना धर्म चेंज कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सबको अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता जो है हमारा संविधान देता है। तो अगला मौलिक अधिकार हम लोग देखते हैं, पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसके अंदर दो अनुच्छेद आते हैं, 29 और 30। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? अनुच्छेद 29 जो बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं। एक्चुअल में अल्पसंख्यक वर्ग की जो है परिभाषा हमारे संविधान में डिफाइन नहीं की गई है। बस इसमें बोला गया है कि इसमें बस अल्पसंख्यक वर्गों को रख, इसमें 6 अल्पसंख्यक वर्गों को रखा गया है कि इन लोगों की संख्या हमारे यहाँ पे कम है, तो उनको जो है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। उनको मतलब एक ऐसा अधिकार दिया गया है कि ये लोग उससे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 6 समुदाय ऐसे हैं जिनको अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया है? तो आप याद रखना है, ईसाई, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध और इसी के साथ ही पारसी। ये 6 जो हैं, 6 समुदाय जो हैं, इनको अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया है। लेकिन हाँ, इसी के साथ भी आपको ये भी याद रखना है कि आप अल्पसंख्यक वर्ग की डेफिनेशन संविधान में डिफाइन नहीं की गई है। तो इसी के साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखना है कि ये 6 तो हैं, इन 6 को आधार मान के क्या बोला गया है, ये 6 लोग ऐसे हैं, अपने बोलो ये 6 समुदाय हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो जिनकी भाषा, संस्कृति और लिपि जो थोड़ी बहुत अलग है, जो एक बहुत बड़े लेवल में जो हिंदू लोग हैं उनके अपेक्षा जो मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी जो है, इनकी संख्या कम है और इनकी भाषा, लिपि और संस्कृति थोड़ी अलग है। तो इनको अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि का संरक्षण करने का अधिकार है। ठीक है, इसी के साथ ही अगर कोई भी ऐसा एक नागरिकों का समूह है जो जिनकी भाषा, संस्कृति, लिपि अलग है, तो उसको भी अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है। ठीक है, तो न केवल इनको, बल्कि कोई भी ऐसा समूह है जिनकी भाषा, संस्कृति और लिपि जो है ये बहुसंख्यक वर्ग है उससे अलग है, तो वो भी अपना संरक्षण कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 29 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, तो अल्पसंख्यक अपने जो हित हैं उनका संरक्षण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, इसमें कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। क्या बोला कि वो अपनी भाषा, कोई भी एक अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। मैंने क्या बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग की डेफिनेशन जो है हमारे संविधान में डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन बोला गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग किनको माना गया है? जनरली 6 समुदाय ऐसे इनको अल्पसंख्यक माना गया है, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और पारसी। ठीक है, तो इनकी संस्कृति, भाषा और लिपि जो हमारे जो बहुसंख्यक वर्ग है, मैं बोलूँ हिंदू धर्म जो है उनसे थोड़ी बहुत अलग है, तो ये लोग अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि का संरक्षण कर सकते हैं। और ये प्रावधान या फिर उनको ये अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 29 उनको ये अधिकार देता है। ठीक है, आपको याद रखना है। वही अगर बोला जाए कि केवल उनको, इसमें और क्या लिखा हुआ है, केवल जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रुकाएगा। मतलब ये जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अगर इनका कोई भी नागरिक जो है किसी भी शैक्षणिक संस्था में जाता है तो उसको धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और वहाँ पर उसको प्रवेश से नहीं रुका जाएगा। मतलब उसको जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं सब जगह पढ़ने की आज़ादी है हमारे इंडिया में। तो अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? अनुच्छेद 29 जो बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्ग हैं, तो अल्पसंख्यक वर्ग उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति अलग है, तो वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति में खुद के लिए शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं या फिर खुद के लिए संस्थाएं खोल सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 30 बोलता है। अनुच्छेद 30 क्या बोलता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब वो
खुद की शिक्षण संस्थाएं भी खोल सकते हैं अपनी भाषा में, जहाँ पर उनकी भाषा में पढ़ाया जाएगा, उनकी संस्कृति के बारे में पढ़ा जाएगा, और उसी के साथ ही वो उसमें प्रशासन भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव भी खुद चला सकते हैं वो लोग। इसका अधिकार कौन देता है? तो अनुच्छेद 29 उनको ये अधिकार भी देता है। इसके साथ ही इसमें कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है, ठीक है, चला सकता है अपनी पसंद की, ठीक है। और इसी के साथ ही सरकार उसे अनुदान देने की किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। तो मतलब सरकार की तरफ से जैसे शिक्षण संस्थाओं को पैसे दिए जाते हैं, फंड रिलीज किए जाते हैं, तो उनके साथ भेदभाव नहीं करेगी कि हिंदू वर्ग को की शिक्षण संस्था है उसको ज़्यादा पैसा दे दिया और मुस्लिम और या फिर कोई भी सिख धर्म की कोई भी शिक्षण संस्था उसको कम अनुदान दिया, तो ऐसा भी सरकार नहीं कर सकती है। तो ये अधिकार कौन सा? अनुच्छेद 30 देता है। तो ये हो गया हमारा 5वां मौलिक अधिकार, संस्कृति से संबंधी अधिकार। इसके साथ ही हम लोग अगला मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगला जो हमारा और अंतिम मौलिक अधिकार जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उपचारों का अधिकार आप उपचारों से समझ गए, उपचार का क्या मतलब है? उपचार का मतलब होता है इलाज। जैसे कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग इलाज करने जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग इलाज कराने जाते हैं। तो वैसे ही जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो उसका भी हमें उपचार करना पड़ेगा। और वो उपचार हम कैसे कर सकते हैं? वो उपचार हम कर सकते हैं कोर्ट जाके, उच्चतम न्यायालय जाके या फिर उच्च न्यायालय जाके। तो मेनली उच्च न्यायालय क्या करता है? हमारे संविधानों की रक्षा करता है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, और अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसका उपचार करने का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय को है। तो इसी संबंध में देखते हैं क्या है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। आपको याद रखना है कि किसको संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है, किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। आपको याद रखना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको हमारे संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। कई बार पूछा गया, आपको याद रखना है। वहीं अनुच्छेद 32 आता है, तो इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपचार, तो हमारे जब मौलिक अधिकार वो हनन होगा तो उसका उपचार कौन करेगा? हमारे न्यायालय करेंगे, तो उच्चतम न्यायालय करेगा। तो इसी विषय में जो है हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 32 में क्या है कि कैसे हम लोग क्या कार्रवाई कर सकते हैं, कैसे प्रोसेस होती है उच्चतम न्यायालय में जाने की, जब हमारा मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो देखते हैं क्या है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित मतलब परिवर्तित, कोई भी सुधार करना हो उसके लिए करने के लिए समुचित कार्रवाइयों के द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार है, ठीक है। क्या बोला कि एक प्रोसेस होती है, पूरी एक कार्रवाई होती है, पूरी प्रोसेस होती है। कोई उच्चतम न्यायालय, कोई मौलिक अधिकार हमारा हनन हो रहा है या फिर उसका उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए हम लोग उच्चतम न्यायालय जाएंगे, लेकिन एक कार्रवाई होती है, पूरी प्रोसेस होती है, उसके थ्रू उच्चतम न्यायालय जाएंगे। और इसी के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति है। 5 तरह की रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। इनके संबंध में और क्या क्या रिट हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली जो रिट है वो है, सबसे पहली रिट क्या है? बंदित प्रत्यक्षीकरण। बंदित प्रत्यक्षीकरण इंग्लिश में नाम अगर आप लोगों को याद रखना है तो हैबस कॉर्पस, ठीक है। हैबस कॉर्पस का जो क्या है इंग्लिश में नाम ही पूछ जाता है कि हैबस कॉर्पस कौन सी रिट को बोला जाता है? तो बंदित प्रत्यक्षीकरण की रिट जो है उसको बोला जाता है हैबस कॉर्पस। इसका अर्थ क्या होता है? को प्रस्तुत किया जाए। क्या चीज़ है? ये थोड़ा सा को प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रशिक्षण को प्रस्तुत किया जाए किसका है? बंदी प्रशिक्षण का। तो बंदी प्रशिक्षण का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उसको बंदी बना के, जैसे बंदी समझ में बंदी बना के रखा गया हो। फॉर एग्जांपल किसी को, चाहे वो सरकारी संस्था हो या फिर कोई भी, चाहे वो मैं बोलूँ कि कोई भी प्राइवेट बॉडी हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो, अगर उसने किसी व्यक्ति को बंदी बना के रखा गया है और उसके खिलाफ, जिसने बंदी बना के रखा गया है उसके खिलाफ अगर कोई उच्चतम न्यायालय में जाता है तो उच्चतम न्यायालय उसके लिए कौन सी रिट जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करेगा। और उच्चतम न्यायालय जिस व्यक्ति ने उसको या फिर जिस बॉडी ने उसको बंदी बना के रखा गया उसको उसके खिलाफ रिट जारी करेगा। कौन सी रिट जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। और उसको प्रस्तुत बोलेगा कि उसको, जिसको आपने बंदी बना के रखा हुआ है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करिए। क्या बोला? बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जो है इसका अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। मतलब क्या है? कोई भी जो गवर्नमेंट बॉडी है या फिर कोई भी प्राइवेट बॉडी है, उसने किसी व्यक्ति को बंदी बना के रखा हुआ है तो उच्चतम न्यायालय एक रिट जारी करेगा उसके लिए। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है। इसका अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। तो जिस बॉडी ने, गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट बॉडी, उसने किसी भी व्यक्ति को बंदी बना के रखा है तो उस जो बॉडी है जिसने बंदी बना के रखा हुआ है उसके खिलाफ रिट जारी करेगा कि आपने जिस व्यक्ति को बंदी बना के रखा हुआ है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करिए, ठीक है। और उसके पे क्यों बंदी बना के रखा हुआ है, उसका रीज़न, सब कुछ वो उच्चतम न्यायालय में डिस्कस किया जाएगा। तो ये कौन सी रिट जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी से समझ में आ रहा होगा कि किसी व्यक्ति को बंदी बना के
रखा जाता है तो कौन सी डेट जारी की जाती है? बधिर प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में नाम है हैबस कॉर्पस, ठीक है, वो प्रस्तुत किया जाए। दूसरी डेट कौन सी है? दूसरी डेट है परमादेश डेट। परमादेश डेट इसको होता है मैंडमस बोला जाता है इंग्लिश में मैंडमस। जनरली क्या है, ये सब लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन वर्ड्स आप याद रखेंगे, सब लैटिन वर्ड्स हैं, ठीक है। परमादेश समझ में आ रहा हो कि हम आदेश देते हैं, क्या मतलब इसमें? हम आदेश देते हैं। तो आदेश किसको दिया जाएगा? लोक अधिकारियों को। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिविल सर्विस ऑफिसर है, IAS ऑफिसर्स हैं, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। लोक अधिकारियों का मतलब जो गवर्नमेंट अधिकारी जो होते हैं वो सही तरीक़ा से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ उच्चतम न्यायालय एक रिट जारी कर सकता है, उसको बोलता है परमादेश, और उनको आदेश दे सकता है कि आप ये काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप अपने काम सही तरीके से करिए, आपको जो काम दिया गया उसको आप सही तरीके से, या फिर आपको जो कर्तव्य दिया गया उस कर्तव्य को आप सही तरीके से निभाइए, ठीक है। तो उसके लिए परमादेश किसके लिए है? लोक अधिकारियों के लिए। इसमें जो आएंगे सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आएंगे, इसके साथ ही इसमें जो न्यायालय के अधिकार, न्यायालय में जो काम करते हैं, हाई कोर्ट्स वगैरह में और सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जो भी काम करते हैं उनके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय और जो हाई कोर्ट हैं उनकी जो जज होंगे उनके खिलाफ इसको इस डेट को जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो उनके नीचे जो काम करते हैं उनके खिलाफ परमादेश को जारी किया जा सकता है। इसी के साथ ही राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ भी इस डेट को जारी नहीं किया जा सकता है, परमादेश डेट को। मैंडमस क्लियर हो गया आपको? क्या हो गया? हम आदेश देते हैं, अगर कोई भी लोक अधिकारी जो है वो अपने काम सही तरीका से नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कौन सी डेट जारी की जाती है? परमादेश। बधिर प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, 2 डेट आपको क्लियर हो गई होंगी। भाई अगली डेट जो आती है वो है अधिकार परीक्षा, अधिकार क्यों वारंटों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी अधिकारी, आप किसी भी गवर्नमेंट संस्था में जाते हैं या फिर कहीं पे भी कोई किसी काम के लिए आप लोग जाते हैं, जैसे कि किसी कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाते हैं और आप लोग वहाँ पे जाकर देखते हैं कि, या कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाते हैं तो आप वहाँ पे आप ये देखते हो कि कोई क्लर्क जो है वो DM की पोस्ट को संभाले हुआ है, कि एक DM का काम कौन कर रहा है, कलेक्टर का काम कौन कर रहा है, क्लर्क कर रहा है, तो वो नहीं कर सकते। इसके खिलाफ आप कर सकते हैं, केस कर सकते हो उच्चतम न्यायालय में, और उसके लिए जो रिट जारी की जाती है उसको बोला जाता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। तो आपने जो केस दायर किया उसके बाद उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? एक रिट जारी करेगा, जिसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। क्या मतलब हुआ? अगर कोई भी एक नीची पोस्ट का व्यक्ति है, वो एक हाई क्लास के पोस्ट का काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक क्लर्क है वो कलेक्टर का काम कर रहा है, तो ये गलत है, इसके खिलाफ आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, और उच्चतम न्यायालय उसके लिए जो रिट जारी करेगा उसको बोला जाता है अधिकार परीक्षा या फिर क्यू वारंटो, ठीक है। वहीं अगली रिट जो है वो है प्रतिषेध रिट, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा होगा, प्रोहिबिशन मतलब निषेध, रोकने का मतलब क्या? किसको रोका जाएगा? अधीनस्थ न्यायालयों को। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है। कोई ऐसा मामला है, एक जो जिला न्यायालय होते हैं, छोटे न्यायालय जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो न्यायालय जो होते हैं, उनमें कोई केस आया है, या फिर मैं बोलूँ कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के नीचे जो जिला न्यायालय आते हैं, तो जिला न्यायालय में अगर कोई केस आया और वो केस सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो केस जो है वो जिला न्यायालय में सॉल्व नहीं हो पाएगा, या फिर ये जो है उसके लेवल का केस नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के लेवल का केस है, तो उसमें जो रिट जारी की जाती है उसको बोलता है प्रतिषेध रिट। क्या है? ये केस आप नहीं कर सकते हो, इस केस को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये आपके दायरे से बाहर है, तो इसको कौन सॉल्व करेगा? हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो उसके लिए जो रिट जारी की जाती है उसको बोलता है प्रतिषेध रिट, ठीक है, क्लियर। वहीं अगर मैं बात करूँ उत्प्रेषण रिट भी क्या है? आदेश देना या सूचना देना। ये रिट और प्रतिषेध रिट दोनों ही क्या सेम है, उच्चतम जो न्यायालय को दी जाती है, लेकिन आपको याद रखना कि प्रतिषेध रिट कब दी जाती है? जब कोई मामला किसी जिला न्यायालय में चल रहा हो। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ उत्प्रेषण जो रिट है वो कब दी जाती है? उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है कब? जब कोई मामला था जिसमें जिला न्यायालय था, उसने अपना फैसला सुना दिया है, तो उसको फिर से रीओपन कर सकता है उस केस को कौन? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। उसको कौन सी रिट के द्वारा? उत्प्रेषण रिट के द्वारा। तो ये जो है 5 रिटें हैं, और इसी के साथ ही आज हमारा मौलिक अधिकार का चैप्टर खत्म हो गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।